तो अब क्विकली देख लो यहाँ पे क्या क्या चीजें थी। ठीक है, मैं अभी वापस यहाँ पे लिखता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फोटोन की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्विकली मुझे बताओ मैंने क्या क्या पिछले लेक्चर में, मतलब फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था वो क्विकली मैं रिवाइज करता हूँ यहाँ पे। ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे लाइट आ रही है। ठीक है, तो लाइट के अंदर क्या होता है, लाइट के अंदर क्या होता है, पार्टी। एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं वाईफाई पे जाता हूँ, एक मिनट ना। ठीक है, वाईफाई पे हूँ। ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन मोड में क्यों गया, क्योंकि फिर फायदा नहीं हो, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। यूट्यूब पे अपलोड तो कर दिया है, ये वाला यूट्यूब पे जो जूम वाला है वही अपलोड अपलोड होगा यूट्यूब पे डायरेक्टली, क्योंकि इसका जो मैं शूट करने वाला था वो तो चीज अवेलेबल वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो तो क्विकली क्या क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, सो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताई थी। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो लाइट आती है, देखो लाइट के अंदर क्या होता है, जो लाइट आती है लाइट के अंदर, लाइट वेव नेचर है, उसके अंदर एक फोटॉन्स होते हैं, राइट, फोटॉन्स। ठीक है, तो जो फोटॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी कितनी होती है, लाइट के अंदर जो फोटॉन होते हैं उसकी एनर्जी होती है एच न्यू। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज एनर्जी। ठीक है, सॉरी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एच न्यू, इसको हम लोग बोलते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा, राइट। ये होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये अपना हुआ था, याद करो। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन कितना होता है, मोमेंटम, सॉरी, पहले पहले तो एनर्जी का ही लिख लेते हैं। एनर्जी को, एचसी को हम लोग क्या लिखते थे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपने को करना है। तो अपने को याद है, अपने को एनर्जी को 12431 डिवाइड बाय लैम्बडा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है कि ये 12431 के जगह पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12400 डाल सकते हैं, राइट। तो 12400 लैम्बडा, और लैम्बडा जो है इन एमस्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो अपने को जो एनर्जी मिलेगी इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमको ये भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल, तो 1 इंटू ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ध्यान में रखना। ये कन्वर्जन है, राइट, ये कन्वर्जन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 × दिस जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ता है, एकदम सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये सब पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब एनर्जी के बाद मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या था, याद करो। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है, एच अपॉन लैम्बडा, याद है। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, लैम्बडा इज वेवलेंथ, एच अपॉन लैम्बडा, ये था मोमेंटम ऑफ फोटोन, याद है सबको। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने देखी थी विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज पीईई, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक एकदम एकदम सिंपल है। कोई मेटल होगा, मेटल के अंदर अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे सरफेस पे। अब जैसे ही मेटल के ऊपर कोई भी लाइट गिरती है, मतलब फोटॉन्स गिरते हैं इसके ऊपर, देखो ऐसे ऐसे फोटॉन्स इसके ऊपर जब गिरेंगे, ठीक है, तो ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराएगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए मेटल का हम लोग एक वर्क फंक्शन डिफाइन करते हैं। इस वर्क फंक्शन को हम लोग क्या लिखते थे, एच इंटू न्यू थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा थ्रेशोल्ड, याद है। ये होता है वर्क फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर मेटल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसका वर्क फंक्शन, मैंने सपोज एक एग्जांपल है, इसका वर्क फंक्शन दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये कोई जो मेटल होगा उसका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना वर्क फंक्शन है। तो जो फोटोन गिरेगा, मुझे तो फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, तो फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। मतलब वो 2.5, 2.6, 2.7 कुछ भी होनी चाहिए, बट 2.5 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा पकड़ लो कि जो जो
फोटोन गिरा, उस फोटोन की एनर्जी है लेट्स से, जो फोटोन गिरा उसकी जो एनर्जी है वो लेट्स से मैंने पकड़ा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन गिरा उसके ऊपर, 2.5 यूटिलाइज हुआ इलेक्ट्रॉन को एटम से इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो उसकी एनर्जी कितनी हुई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई इन दोनों का डिफरेंस। तो याद करो हम लोग ने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, मतलब जो भी गिर रहा है माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन को एच न्यू माइनस एच थ्रेशोल्ड ऐसा लिख सकते हैं। और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट मैंने आपको बोला था जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये वेरी करेगी। क्यों, क्योंकि एकदम सरफेस वाला होगा उसको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। बट इलेक्ट्रॉन जो एकदम अंदर है सरफेस के अंदर, वो बाहर निकलते 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 अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, लॉस्ट करेगा। ठीक है, सराउंडिंग में लॉस्ट करेगा बेचारा आते आते। तो ऐसा हो सकता है पूरी की पूरी एनर्जी भी लॉस्ट कर देगा, वो इजेक्ट ही नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है भाई बाहर निकल के रुक गया, इजेक्ट नहीं हो पाया, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है मैक्स। सो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है ये आ गई। ठीक है, किसी को यही इक्वेशन को लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा थ्रेशोल्ड। ये भी इक्वेशन है। तीनों तीन सेम है कि नहीं, देखो ये सारे के सारे इक्वेशंस क्या है, सेम, राइट। सबको याद है मैंने इतना पढ़ाया था मेरे पहले लेक्चर में, ठीक है। अब से अभी जो मैं पढ़ाऊंगा इसके आगे का, ठीक है, तो क्विकली आपके दिमाग में सब कुछ छा गया, मतलब आ गया। ठीक है, क्या बोला मैंने, सिंपल एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू विच इज एच सी अपॉन लैम्बडा। फास्ट कैलकुलेशन के लिए 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा एंगस्ट्रॉम कर लेते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो नैनोमीटर होगा, कुछ भी होगा, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना, एनर्जी मिल जाएगी आपको। उसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच अपॉन लैम्बडा, और लास्ट का एक इक्वेशन एकदम सिंपल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन पीई का जो इक्वेशन होता है वो होता है एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सिंपल। ठीक है, और जो जो भी एनर्जी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इन बिटवीन जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में कहीं ना कहीं पे होगी। ठीक है, ध्यान में रखना फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, और मैंने कुछ रूल्स बनाए थे, रूल्स मतलब एकदम सिंपल सी बात भाई, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन की कहानी होती है, खत्म बात। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन का एब्सॉर्ब कर सकता है, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। कभी मल्टीपल फोटॉन्स मिलकर इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालते। ठीक है, और सिंपल सी बात है, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन के अंदर एब्सॉर्ब हो गया तो एक ही फोटोन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालता। सिंपल ना यार, देख एक सिंगल फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन की हमेशा कहानी होती है। दिमाग में आया, बस। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं गाइस थोड़ा सा और हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहे, पीछे तो नहीं बढ़ते। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते और आगे कुछ और चीजें मैं लिख के रखता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा गाइस, इसको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, एक ही पेज का स्क्रीनशॉट है, एक ही पेज में इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो चाहिए तो, ये आपने किया भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट एक चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे बताओ, न्यू जो गिर रहा है should be greater than new threshold for photoelectric effect to happen, और lambda should be less than lambda threshold for photoelectron should be happen, right? ये होना चाहिए कि नहीं, जो वेवलेंथ गिर रही है वो लैम्बडा थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, राइट। चलो, आज हम लोग इलेक्ट्रॉन फोटोन के मेजरली सारे टर्म्स, मेजरली सारे फॉर्मूलाज, इनको अपन खत्म कर लेंगे आज। फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा एक्सी और से, उसको आप सॉल्व करके लाओगे, और अगले लेक्चर में उस होमवर्क का डिस्कशन करेंगे एंड में, मतलब जो अपना एंड वाला पार्ट है एकदम। ठीक है, तो मतलब जैसे मेरा लेक्चर होगा, तो लेक्चर में सपोज जैसे मैंने 7 to 8:30 मेरा लेक्चर ले लिया, तो 8:30 to 9:15 एक 40-45 मिनट्स में उन होमवर्क क्वेश्चन का अपन डिस्कशन कर लेंगे, मतलब आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आने पड़ेंगे, खुद से ट्राई मारने पड़ेंगे भाई, ट्राई मारो।
अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब यहाँ पे मैं अभी ये रब कर देता हूं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सब लोग देख लेना है, ठीक है। मैं एकदम कोने में कहीं पे, एकदम कोने में मैं सारे टर्म्स जो पिछले लेक्चर में थे वो एकदम कोने में कहीं पे लिख दूं। कहाँ पे लिख दूं? इधर लिख दूं, इतना कोना, इतने कोने में पहले लेक्चर के टर्म लिख देता हूं मैं, ठीक है। दिख रहा है? एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है, और इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एमस्ट्रॉन्ग में है, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा, दिख रहा होगा ये चीज? हाँ दिख रहा है ना? हाँ। एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। ये तीन चीजें ही मैंने बताई थी जो इंपॉर्टेंट होती है, मैंने यहाँ पे लिख के रखी, ठीक है। अब इसके बाद गाइस एक मिनट देखने दो। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोमेंटम का पी नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतना तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा, अब दिख गया होगा, ठीक है। अब नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं, P है वहां पे। अब एक सिंपल सी बात थोड़ा सा दिमाग में लगाना आपको। अब दो तीन टर्म्स और आएंगे जो आपके दिमाग में रखने, फिर उसके बाद मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाऊंगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, ये सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ गाइस, एक होता है जिसको, जो एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे गाइस स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले दिमाग में रखना। स्टॉपिंग पोटेंशियल गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने देख लिया, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने देख लिया था। अब कुछ लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ है या जिन लोग का नहीं हुआ है, दोनों के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ होगा तो पोटेंशियल टर्म्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो डायरेक्टली याद रख लो अभी के लिए। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो तो इसका रीजन समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज आपको इतना समझना जरूरी है, ठीक है, कोई भी चार्ज को, कोई भी चार्ज को, अभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, सब लोग यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को, मुझे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड सपोज 0 है, सब लोग यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का स्पीड 0 है, और इस इलेक्ट्रॉन को ना मेरे को दौड़ाना है, तो मुझे तो पॉजिटिव कहाँ पे होना चाहिए, निगेटिव कहाँ पे होना चाहिए? देखो यहाँ पे मैं दो केसेस दे रहा हूँ, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, किसके ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, किसके ऊपर निगेटिव होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को मुझे दौड़ाना है एकदम फटाफट, तो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? इधर निगेटिव प्लेट होनी चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या क्या, इलेक्ट्रॉन के पास क्या आएगी, मतलब बेसिकली राइट साइड में पॉजिटिव ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे ऐसा निगेटिव चार्ज होगा, तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आएगी? एनर्जी आएगी, एनर्जी, हाँ मतलब एक्सेलरेशन आएगा, फिर एनर्जी आएगी, राइट? एनर्जी आएगी कि नहीं? तो ऐसा पकड़ लो गाइस, इसके अंदर का ये जो होता है ना गाइस, ये V जो होता है, इस V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये अपन ने V पकड़ लिया, तो गाइस ये इलेक्ट्रॉन भी रुका हुआ है, तो आपको पता है इसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी? नाउ दिस V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ध्यान में रखना। V करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर सब कुछ पढ़ा होगा, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल, जो इसके अंदर जो एनर्जी गेन होगा वो कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो ध्यान में रखना एनर्जी, एनर्जी गेन्ड, ध्यान में रखना। तो इसने, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन किया, सो एनर्जी जो गेन किया वो कितना होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू V होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वेर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू V होता है। अब Q इंटू V को, Q अपना इलेक्ट्रॉन का चार्ज E पकड़ लिया और ये V पकड़ लिया, V0, ठीक है। ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला दिमाग में आया गाइस, ये फॉर्मूला दिमाग में आया, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस चार्ज, और ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस PD, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, तो ये मैंने केस 1 लिया, तो यहाँ पे मुझे बताओ जो इलेक्ट्रॉन जो घूम घूम के जाएगा यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला जब यहाँ पे आएगा, सपोज यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी 0 होगी,
तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा v स्पीड, स्पीड सपोज 0 होगा, तो मुझे होता है जब इतर तक आएगा तो इसका स्पीड कितना होगा, इसके बाद जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी। तो ऐसा पकड़ लेते सब लोग, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सपोज 0 होगी, 0 होगी यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जब ये प्लेट पे जस्ट टच करेगा तो इसकी एनर्जी आएगी E इंटू वी नॉट। आपको समझ में आ रहा है? फिर दिस वी नॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अरे काइनेटिक एनर्जी गेन हो गया ना ई वी नॉट, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहाँ पे आते आते कितनी हुई, ई वी नॉट आ गई, बराबर की नहीं, ई वी नॉट आ गई। हाँ बिल्कुल, अभी कोई बोलेगा सर क्या कैपेसिटेंस का क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है, यस, दो कैपेसिटर के प्लेट लगा दिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, बस बिल्कुल। तो देखो ना मॉडर्न फिजिक्स में कैपेसिटर भी ला जा सकता है, ऐसे तो करते हैं एडवांस वाले, ठीक है, एडवांस में तो यही करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। चलो अब केस 1 हो गया, अब मैं यहाँ पे केस 2 लिखता हूँ, ठीक है। अब केस 2 में मुझे एक बात बताओ, इधर और इधर देखो उल्टा कर दिया, इधर मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दिया और इधर मैंने निगेटिव प्लेट लगा दिया, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, तो मुझे तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या आगे, इलेक्ट्रॉन इधर से ही छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पहले रुक के रखेगा, अरे रुका के रखेगा कि नहीं, बराबर, ये जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। अब मैंने क्या किया गाइस, मैंने क्या किया, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने काइनेटिक एनर्जी दे दी, कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी, सम काइनेटिक एनर्जी, और मैंने बोला कि भाई इधर जाते वक्त एक इधर की काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होनी चाहिए, इधर जाते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, मतलब ये रुकना चाहिए, ये रुकना चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी इसकी यहाँ पे एग्जैक्टली 0 होनी चाहिए। तो मतलब अब ये चीज जो काइनेटिक एनर्जी गेन थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी यहाँ पे इसको थ्रो किया, इसको कुछ स्पीड से थ्रो किया ऐसे, ठीक है, कुछ स्पीड से थ्रो किया, तो यहाँ पे जाके रुकेगा, कुछ स्पीड से जा रहा है, तो ये पॉजिटिव प्लेस को खींचेगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस में लगाऊंगा, गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस में लगाऊं इसे रुके, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस भी उतना ही होगा, Q इंटू वी, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो E इंटू वी नॉट, अब यहाँ पे वी नॉट नहीं है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को VS लिख दिया, तो मैं बोलूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज लेट्स से VS, तो यहाँ पे E इंटू VS, ये मेरा एनर्जी लॉस हो गया। सेम चीज यहाँ पे एनर्जी गेन, निगेटिव पॉजिटिव करते हो तो एनर्जी गेन हो गई, पॉजिटिव निगेटिव करेंगे तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहेगा, बट ये पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींचेगी, राइट राइट। हाँ, अब जिन लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हुआ है तो अच्छी बात है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जाना चाहता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो रुक जाएगा ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसके ऊपर फोर्स आगे जाएगा, आगे आगे जाएगा। आप दोनों में से कुछ भी सोच सकते हो, आपको जो चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में सोच सकते हो या डायरेक्टली इस टर्म में सोच सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सपोज मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, सब लोग यहाँ पे देखो, इधर की इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने दे दी E इंटू VS, तो एनर्जी लॉस हो गया EVS इधर तक जाते वक्त, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी कि नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है, वो इधर जाते जाते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इधर पहुंचते पहुंचते वो 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? या फिर मैं ऐसे बोल दूं, गाइस मैं ऐसे बोल दूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो भी काइनेटिक एनर्जी मैं इसको दूंगा, और मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइनल करनी है, काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइनल करनी है, मतलब एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना होना चाहिए, ये माइनस है, ये माइनस है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कितने के बराबर होना चाहिए, E इंटू VS के बराबर, तो ही वो रुक जाएगा। तो ध्यान में रखना, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस है विच इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, E इंटू VS होनी चाहिए। ये सबको समझ में आ रहा है? जो भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुई, जो मेरे को पता है ना, यहाँ पे Q इंटू V होती है, E इंटू VS होती है, ठीक है। तो इस चीज को लिख दो, इस दोनों चीज को लिख दो आप लोग, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको।
तो ध्यान में रखना, जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है, मतलब तो उसको नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस इज वी नॉट, तो इसके पास एनर्जी कितनी आएगी, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला इधर तक पहुंचे पहुंचते एनर्जी आ जाएगी ई इंटू वी नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में देखो मैंने क्यों अच्छे से बताया आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम में आता है, और बहुत सारे लोग ना इसको समझ नहीं पाते इसलिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। मैं आपको एक दो एग्जांपल इसके ऊपर दूंगा तो आपको वो और अच्छे से दिमाग में जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, सारे टर्म्स मैं आपको बता के रखने वाला हूँ जो अपने को काम में आने वाले हैं। ठीक है, आज थोड़े से अच्छे अच्छे लेवल के टर्म्स में आपको बताऊंगा, कैसे क्वेश्चंस अच्छे वाले सॉल्व करते वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। अब जिसको नहीं समझा पहले लिख दो, इसको लिख दो जिसको नहीं समझा। ठीक है, मैं अभी एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इधर नहीं, एक एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तब देख लेना समझ में आता है। ठीक है, अभी पहले जो भी है कॉपी मार लो, जो भी है लिख लो, जो भी नहीं समझ में आएगा मैं एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगा तो शायद समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ ये ई मतलब जस्ट टच करेगा तब, ये मैं ऐसा लिखा है एकदम, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकदम टच करेगा तब, यहाँ पे भी कोई डिस्टेंस नहीं, इधर से निकलेगा एग्जैक्टली इधर तक आएगा, टच टच एकदम कट टू कट तक आएगा वो। आज का लेक्चर का एंड पार्ट थोड़ा सा अच्छा जाएगा, डिफिकल्ट जाएगा गाइस, एंड वाला पार्ट थोड़ा सा और डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट जाएगा मतलब बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बस बहुत सारे फॉर्मूला लिस्ट आएगी जो आपको एकदम याद रखनी है। एक पेज के ऊपर पूरा का पूरा लिख दो। ठीक है, सीधा का सीधा एक पेज के ऊपर पूरा का पूरा लिख दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। मॉडर्न फिजिक्स के सारे फॉर्मूले गिना गिना दिया जाए तो सिर्फ 2 पेज काफी होते हैं, 2 पेज के ऊपर पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाता है। ठीक है, सारे चैप्टर्स, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और मतलब एक्सरे, सब कुछ। रब कर दूं मैं इसको, रब कर दूं गाइस, रब कर दूं। एग्जाम्पल देता हूँ, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा, फटाफट लिखो यार, तो टाइम क्यों आराम आराम से क्यों लिख रहे हो भाई। जनरली लोगों को क्या है ना, एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आता है, तो मतलब सॉरी एग्जाम्पल से ही समझ में आता है, तो एग्जाम्पल्स दूं तो ये सब कुछ ना मतलब आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो भी मैंने कहानी बताई है एग्जाम्पल्स में आराम से समझ में आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, जो मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एकदम सिंपल। मैंने क्या बोला, पूछा होता एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस कितना होता है। देखो मैंने एक ही चीज बोली, एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं या किसी कोई चार्ज को भेजते हैं तो क्यू इंटू वी होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस। देखो वी स्पीड भी होता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है भाई, वी। ठीक है, अपन अभी आप समझ जाओ यार, ये पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अपने को पता है चार्ज मतलब, अपन तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करने वाले हैं अभी, क्योंकि मेटल से तो इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, आप ही लोग बता दो कि मुझे। ठीक है, टेंशन मतलब, यहाँ पे 2 प्लेट्स है, देखो यहाँ पे 2 प्लेट है, बैटरी के 2 प्लेट, मतलब ऐसा पकड़ लो यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये बैटरी है, अब मैंने यहाँ पे रखा है निगेटिव चार्ज, यहाँ पे रखा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहां से निकला अपना इलेक्ट्रॉन, देखो यहां से अपना इलेक्ट्रॉन निकला,
तो कोई बोले इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा या डी एक्सेलरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा फास्ट जाएगा यहाँ पे, ये माइनस एंड प्लस है, क्या होने वाला है बताओ, थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ भाई, ये माइनस है प्लस है, क्या होने वाला है इलेक्ट्रॉन का, ये प्लस इधर, ये माइनस इधर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, मतलब ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, एनर्जी गेन होगी कि नहीं इसकी, हाँ तो एनर्जी गेन हो जाए, राइट। अब मैंने बोला कि ये जो है ये 3 वोल्ट, 3 वोल्ट दिया हुआ है, बैटरी 3 वोल्ट की दी है यहाँ पे, ठीक है। और पहले मतलब मैंने पहला क्वेश्चन बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं है, इसका स्पीड 0 है, v इज इक्वल टू 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। चलो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने 0 बोल दी, चलो बताओ काइनेटिक एनर्जी जस्ट यहाँ से प्लेट से बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो मुझे बता इधर तक आते वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सपोज 0 है, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फाइनल कितनी होगी, अरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मुझे बताओ जब ये यहाँ पे आएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एकदम सिंपल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसको जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी, तो एनर्जी गेन होगी ना भाई, एनर्जी गेन होगी, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, सो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आएगी वो कितनी आएगी, ई क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी दैट इज कितना, ई और वोल्टेज कितना है यहाँ पे, वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट है ना भाई, तो क्या आएगा आंसर, 3 इलेक्ट ई वी नॉट इतनी आएगी कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है, अरे वी नॉट क्या बोल रहा हूँ, 3 EV आएगी कि नहीं, ई पानी गिर गया वहां पे, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू ई है, कोई बोलेगा सर कैसे, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी गाइस, इलेक्ट्रॉन गेन होगा क्यू इंटू वी इतना, तो पहले 0 थी, तो क्यू इंटू वी, क्यू की वैल्यू है ई और वी की वैल्यू है 3 वोल्ट, ठीक है, तो आंसर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबको समझ में आ रहा है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगा वो इतना आएगा, ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, देखो यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कुछ अलग दी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैंने बोला कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी थी इनिशियल, अब यहाँ पे देखो इफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, ऑलरेडी दिया है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मुझे बता काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, अब गेन होगा ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गेन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियल थी प्लस फाइनल, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन हो गई, तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ रहा है, अरे भाई बच्चों वाली चीजें बता रहा हूं मैं, बच्चों वाली चीजें बता रहा हूँ, समझ में तो आना चाहिए ये चीज, यहाँ पे देखो ऊपर में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, इफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ पे कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो डायरेक्टली जो गेन हुई, देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, एनर्जी गेन और एनर्जी लॉसेज क्यूवी, तो एनर्जी यहाँ पे तो गेन हो रही है ना, कितने से गेन हो रही है, पहले 0 थी, गेन हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गेन हुई, तो 0 की कितनी बनी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनी, पहले पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियल थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब यहां तक पहुंचा तो गेन कितनी हुई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गेन हुई, तो 2 + 3 कितनी हुई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, समझ में आया क्या, अरे भाई समझ में आया क्या, एग्जाम्पल 1 लिख दो आप लोग, ये दो दो क्वेश्चन मैंने दिए यहाँ पे, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मेरा ए पार्ट है क्वेश्चन का, दिस इज माय ए क्वेश्चन, ए का पार्ट, ये मेरा बी पार्ट है क्वेश्चन का, लिखो इसको, समझ में आ रहा है।
ध्यान में रखना, एनर्जी लॉस एंड एनर्जी गेन कितनी होती है, Q इंटू V होती है। तो मैं रब कर दूं, अभी इस पार्ट को रब कर दूं, सबको समझ में आया, किसी को नहीं आया? कोई है जिसको नहीं आया? ध्यान में रखना भाई, Q इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज होता है, और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 3 वोल्ट है, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस यहां से, इस अरेंजमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऐड होगी। तो इलेक्ट्रॉन सपोज यहां से मैंने छोड़ दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऐड होगी। तो यहां तक जाते जाते काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? एनर्जी गेन का मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी गेन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एंड प्लस चार्ज है। ठीक है, अब उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं। सब लोग यहाँ पे देखो, उल्टा करते हैं। अब मैं 2 एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, ये उल्टा करके मैं यहाँ पे दिख रहा हूं। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया और मैंने ऐसे बैटरी बना दी, देखो यहाँ पे ये 2 ऐसे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया ये प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्लस एंड माइनस बोल दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, ये प्लस है और माइनस है, और मैंने बोला 5 वोल्ट। तो अब मुझे बताओ, ये प्लस एंड माइनस है, जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को भेजने वाला हूं, तो इसकी एनर्जी कितनी कम होने वाली है? एनर्जी कितनी कम होने वाली है बताओ? इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होने वाली है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते जाते ये निगेटिव इसको अपोज करेगा, ये पॉजिटिव इसको खींच के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी यहाँ पे क्या करने वाला है? लूज करने वाला है, लूज करने वाला है। कितना लूज करने वाला है? कितने से लूज करने वाला है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 5 वोल्ट का है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है, तो कितना? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितनी लूज करने वाला है? तो इस क्वेश्चन में एनर्जी जो लूज करने वाला है, ठीक है, तो एनर्जी लॉस होने वाली इलेक्ट्रॉन की, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना तो कंफर्म है कि नहीं बदलाव होते? इस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लॉस होने वाली है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाला है। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन, सपोज मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, देखो ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बना रहा हूं आपके कंसेप्ट। ठीक है, वापस इतना सब कुछ बेसिक में कोई नहीं पढ़ा, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मेरा पहला क्वेश्चन है, जो मैंने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसको दी, वो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वो ठीक 10 या 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी। तो कोई बोल सकता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी बताओ जरा? तो यहां तक पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? इधर पहुंचते मतलब एग्जैक्टली इस प्लेट के इधर पहुंच जाएगा वो, कितनी हो जाएगी? कितनी लॉस हो जाएगी भाई? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस हो जाएगी ना, लॉस हो जाएगी। मतलब 12 थी, 5 लॉस हो गई 5 वोल्ट की वजह से, तो कितनी बची? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बची कितनी? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिमाग में ऐसे रखना है कि नहीं आपको? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अब बी पार्ट, सपोज मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, लेट्स से मैंने बोला कुछ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मुझे तो फाइनल कितनी होगी बताओ? फाइनल कितनी होगी? यहाँ पे इनिशियल ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी थी, तो फाइनल कितनी हो जाएगी? फाइनल कितनी हो जाएगी? 0। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी इनिशियल, माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा 0। मतलब इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी है, तो इधर तक जाते जाते 0 हो जाएगी, रुक जाएगा। बराबर, इधर तक जाते जाते रुक जाएगा। ठीक है, ये समझ में? इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो, क्वेश्चन है सिंपल। अब यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ना गाइस, ये जो पोटेंशियल मैंने बोला है 5 वोल्ट का, इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ये रुकाने में हेल्प करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई, ये रुका देता है चीजों को। ठीक है, रुकाने वाला होता है, राइट? उल्टा करके रखेंगे अपन, जस्ट बैटरी को उल्टा, मतलब इस केस में सीधा ड्रॉ करो, प्लस एंड माइनस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? यस, अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो जा ही नहीं पाएगा उधर तक, वो मिडवे में ही कहीं पे जाएगा, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इधर तक तो जा ही नहीं पाएगा, कहीं पे मिडवे में ही रुक जाएगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही तो, ऐसे ही तो पढ़ेंगे आप लोग यार। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ कुछ लोग का शायद से नहीं हुआ होगा या हुआ होगा, इसीलिए मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम यहाँ पे लग जाए। ठीक है,
जो भी इलेक्ट्रोलाइटिस आपने सपोज पढ़ा भी होगा ना, उसके बाद भी ये ऐसी चीज दिमाग में रखो, क्योंकि आपके कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे बाद में। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैं ये आपको बताया, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसी के ऊपर, आप मुझे बता दो, ठीक है। रब कर दो इसको, मैं रब कर दूं, रब कर दूं। हाँ मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो। जनरली इस प्लेट को कैथोड बोलते हैं, इस प्लेट को एनोड बोलते हैं, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। और अब जैसे ही मैंने प्लस एंड माइनस लगाया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। मुझे एक बात बताओ, सपोज मैंने प्लस एंड माइनस लगाया, मतलब इतना तो कंफर्म है जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है उसको मुझे स्टॉप ही करना, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला उसको मुझे स्टॉप करना है, इधर तक पहुंचने ही नहीं देना है मुझे उसको, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सपोज सपोज ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, मैंने बोला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सपोज मैंने बोला 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी है, ठीक है। तो मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, इसको मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली एनोड तक रुका देना है, एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे रुकाना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, उसके ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है जा ही नहीं पाएगा। मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए, यहाँ पे आके रुक जाए, पूरा सर्किट कंप्लीट ना करे, मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर जाके यहाँ से घुस के वापस करंट ना फ्लो हो जाए, ठीक है। कितना होना चाहिए, कितना वोल्ट होना चाहिए। भाई 8 वोल्ट इतना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी होती है, 8 वोल्ट इतना सिंपल। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी एनर्जी है, तो भाई मेरी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी 0 हो जाएगी, तो कितनी लॉस होगी, एनर्जी लॉस कितना है। तो मुझे पता है भाई यहाँ पे एनर्जी लॉस 8 का है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी लॉस है, विच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, मतलब इट इज इक्वल टू क्या, ई इंटू वी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही तो है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, 8 वोल्ट। आपको समझ में आ रहा है क्या, सिंपल सी बात है ना, 8 वोल्ट। अभी डायरेक्टली आप बोलो ना 8 वोल्ट लगा दिया तो भाई एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी लॉस हो जाएगी, तो 8 वोल्ट लगा दो, ऐसे काम खत्म, इधर से इधर जाते हो खत्म हो जाएगा वो। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। सबको समझ में आया क्या। तो अब यहाँ पे सब लोग देख लो, अब यहाँ पे सब लोग देख लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ा है उसको, और जो अपन ने पहले लेक्चर में जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको, दोनों का कंबाइन करते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ना यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई, और ये जो मैंने आपको पढ़ा है उसको कंबाइन कर लेते हैं, दो कंसेप्ट को कंबाइन करेंगे। ध्यान में रखना, एनर्जी गेन एनर्जी लॉस इज क्यू इंटू वी, क्यू इज चार्ज इंटू वी। अब चार्ज तो अपने को पता है ई होने वाला है, तो यहाँ पे ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ईवी, ठीक है। तो अब सब लोग यहाँ पे देख लेना, ये सबको समझ में आया। अब ये सबको समझ में आएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसा, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, ठीक है, ऐसे। अभी तक कुछ नहीं लगाया मैंने, जब मैंने इसके ऊपर फोटॉन्स गिराए, देखो यहाँ पे फोटॉन्स गिरे, ये फोटॉन्स है, लाइट ऑफ फोटॉन्स, यहाँ पे मैंने फोटॉन्स गिराए, तो मुझे बताओ जैसे मैंने फोटॉन्स गिराए, सपोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, मतलब फोटॉन्स का वही वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है इसकी एनर्जी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो कैथोड से क्या निकलेंगे भाई, कैथोड से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मुझे बताओ जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, ठीक है, तो फोटोन आया कुछ एच न्यू वाला, एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेट्स से एच न्यू, वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल इज गिवन सपोज फाई नॉट, इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट दिया है, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो मुझे बताओ जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे
इसकी काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां पे वेरी करेगी, कहां से कहां पे वेरी करेगी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेरीज फ्रॉम व्हाट, 0 टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, मुझे तो सारी इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक आने ही नहीं देना है, सबको रुका देना है, मुझे सबको रुका देना है। तो मुझे बताओ क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सबको रुका देना है। तो यहाँ पे नीचे इधर प्लस लगाऊं मैं, इधर ऐसे प्लस लगा दो भाई, इधर प्लस लगा दो, इधर माइनस लगा दो। हाँ, तो इधर प्लस एंड माइनस लगा दूं और इसको बोल दूंगा मैं भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मुझे बताओ कितना में स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाऊं, मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना में लगाऊं, जिससे कोई एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाए यहाँ पे, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ पाए। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, मुझे तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रुका दो भाई, सब रुक जाएंगे। निकलने वाला जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ही रुका दो ना, उसका ही काम खत्म कर दो। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है भाई, कितनी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। ये समझ में आ रहा है क्या भाई, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन है, तो अगले पिछले लेक्चर में किया था मैंने। अब इसको मैं रुका दूं, इसको मैं रुका दूं, मतलब कैसे रुकाऊंगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस इतना लगाऊंगा कि यहाँ पे जाके इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेचारे की, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इतनी, तो इतनी तो लूज होनी चाहिए। मतलब जो जो गेन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से 0, जो लूज कितना होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतनी लूज होनी चाहिए, वो इज इक्वल टू शुड भी कितना होना चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको 0 कर देना है। तो मतलब इज इक्वल टू ई इंटू वी एस होना चाहिए कि नहीं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ई इंटू वी एस। ये सबको समझ में आ रहा है? ये था मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अभी इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ई वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी ई माइनस फाई नॉट, इतना हो गया। और वी एस इज कॉल, इसमें जो वी एस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबको समझ में आया? अरे भाई सबको समझ में आया क्या? इतना पोटेंशियल हुआ, इतना वीएस हुआ, तो इस अरेंजमेंट में कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ पाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी दिमाग लगाना है ना, थोड़ा दिमाग लगाना कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, इसको यहाँ पे जाके मुझे रुकाना है। तो मुझे भाई बेसिकली कितना पोटेंशियल डालना पड़ेगा, तो भाई इतना पोटेंशियल डालना पड़ेगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं, देखो ऐसे एग्जांपल आने वाले आपको, ठीक है भाई। यहाँ पे सही है, ये कैथोड है एनोड है, ठीक है, यहाँ पे सही है, ये कैथोड है और ये एनोड है। इसको लिख दो गाइस, इसको लिख दो, इसको लिख, जो पानी गिरा है उसको निकाल रहा हूं मैं गाइस, ठीक है, पोंछ रहा हूं उसको, जो भी है। चलो अभी ये हो गया सबका गाइस, लिख के हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको सबके लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन, इसके ऊपर फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो बता दूंगा बाद में मैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट एकदम एंड में बता दूंगा, ठीक है।
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पहले देता हूं मैं, क्विकली गाइस, क्विकली, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, छोटा सा क्वेश्चन। रब कर दूं मैं, रब कर दूं? और जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो इसमें कैलकुलेशन इजी होगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है? जो मैं क्वेश्चन दूंगा इसमें कैलकुलेशन इजी होगा। ध्यान में रखना, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, ठीक है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है अपने क्वेश्चंस में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ये आपका पहले बेस आपका अच्छा बनाओ, बेस आपका अच्छा बनाओ। सपोज ये एक वही है, कैथोड एनोड सब दिया हुआ है, कुछ अभी इधर लिखने भी जरूरत नहीं। चलो एक चीज मेटल दिया है, इस मेटल का वर्क फंक्शन दिया है, लेट्स से इसका मेटल का वर्क फंक्शन दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना, ठीक है? सो मेटल का वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर एक लाइट, एक फोटोन गिर रहा है, और फोटोन का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन विच इज इंसिडेंट ऑन दिस इज, लेट्स से दिया है 3100। चलो सिंपल। तो मुझे बताओ इधर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए? फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल सो दैट नो इलेक्ट्रॉन विल रीच हियर, नो इलेक्ट्रॉन विल रीच हियर। डायरेक्ट आंसर बताओ, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा फटाफट कर दोगे, ठीक है? और ऐसी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं भाई जेई मेन में, नीट में, ठीक है? सीधा एडवांस में थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? शायद इसको कैपेसिटेंस बना देंगे या ऐसा कुछ करा देंगे, तो आपको उधर से पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, सी कैपेसिटेंस दिया होगा, ऐसे दो चीजों को मिक्स कर देंगे, ठीक है? बट लॉजिक यही है, लॉजिक पे काम करें अपन, ठीक है? हमेशा अपने लेक्चर में लॉजिक पे अपन काम करते, राइट? चलो, तो लैम्बडा इतना दिया है, तो मुझे पहले बताओ जो एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज इंसिडेंट ऑन दिस इज इक्वल टू क्या? वही अपना फॉर्मूला 12400 डिवाइड बाय 3100। गाइस ये इतनी इजी इजी कैलकुलेशन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपको नहीं आएंगे, आपको बेसिकली कुछ कैलकुलेटर या ऐसे पॉइंट्स में आएंगे आंसर, ठीक है? तो आपको पता है ये जो एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन द फोटोन जो है वो होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है, वर्क फंक्शन 2.5 है, तो इतना तो कंफर्म है। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा? E माइनस वर्क फंक्शन विच इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज कितना? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हुई वो हुई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सपोज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसको पहुंचाते पहुंचाते मुझे मिनिमम स्टॉपिंग पॉइंट चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो भाई अच्छी बात, ज्यादा होगा तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। मिनिमम मुझे यहाँ पे इसका फाइनल जीरो करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो करना है, ठीक है? तो बेसिकली कितना मुझे लूज करवाना है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना लूज कराना है। मतलब मैं जो पोटेंशियल डालूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर प्लस इधर माइनस, इधर मैं प्लस डालूंगा इधर माइनस डालूंगा, बैटरी ऐसे लगाऊंगा मैं, इससे इधर प्लस हो इस प्लेट पे माइनस हो, और उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, और वो होगा 1.5 वोल्ट इतना। सिंपल। कैसे निकालते हैं? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई, मतलब 1.5 वोल्ट। समझ में आ रहा है? ईवीएस होता है ना, याद करो, इसका मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होना है? क्यू इंटू वी होता है, मतलब क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन, वी मतलब वी, कैंसिल कर दो, ई कैंसिल कर दो, तो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? ई ई कैंसिल हो गया, 1.5 वोल्ट इतना। सबको समझ में आया? कुछ कुछ लोगों को ई इंटू वी में कंफ्यूजन है भाई, ध्यान में रखना। ये ई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक के चार्ज होते हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस, वी पोटेंशियल होता है, तो ई ई कैंसिल हो सकता है ना भाई, क्योंकि हर एक यहाँ पे एनर्जी अपन जूल्स में नहीं बात कर रहे, अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? सबको समझ में आया चीज? एग्जाम्पल समझ में आया सबको? अरे आया नहीं आया बोल दो, यस या नो। जिंदगी में और क्या एक्सप्लेन करूं भाई, इससे नीचे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे सब लोग देख लेना, यहाँ पे सब लोग देख लेना।
एक चीज और मैंने पढ़ी, ठीक है, जो भी चीज पढ़ता हूँ यहाँ पे लिखते जाता हूँ, चाहे तो दूसरे, अभी ये कल के लेक्चर में पढ़ी थी, आज मैंने एक लेक्चर में पढ़ी, मुझे सपोज उसको रुकाना है तो E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये इतना होना चाहिए, ये मैंने पढ़ा आज, ठीक है, इतना होना चाहिए जिससे रुकेगा, जिससे रुकेगा, ठीक है। अब गाइस, अब अभी के सेशन में, मतलब अभी आगे के सेशन में मुझे 3 चीजें डिराइव करनी है, ठीक है, सब लोग ध्यान में रखना। और फिर ग्राफ करके एक आएगा, वो थियोरेटिकल पार्ट है, वो इजी पार्ट है, वो ग्राफ वाला पार्ट है, मैं एकदम एंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट है, वो 5-10 मिनट का पार्ट है, वो एकदम एंड में पढ़ाऊंगा मैं। उसके पहले अपने को 3 चीजें अपने को आज यहाँ पे डिराइव करनी है, मैं यहाँ पे सब लोग को लिख रहा हूँ, चाहिए तो आपको ऐसा करना है, टू डिराइव दिस 3 चीजें जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं पहले लिखता हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, कुछ करके ऐसा मैं लिख रहा हूं, और यहां पे मैं लिख रहा हूं P, ये क्वांटिटी लिख रहा हूं, ध्यान में रखना, ठीक है, वेयर दिस P इज कॉल्ड पावर, बाकी जो भी है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलते, नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने इजेक्ट हुए पर यूनिट टाइम इज P लैम्बडा बाय h, ये फॉर्मूले सब यहाँ पे ऐड होने वाले हैं, ये फॉर्मूले सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बट कौन से फॉर्मूले ऐड करने हैं, तो एक पेज पे 3 फॉर्मूले अपने को लिखने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, फिर उसके बाद एक क्वांटिटी आएगी इज कॉल्ड फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स, तो ये पी के जगह यहाँ पे आएगा आई, ठीक है, और आई को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। अब मैं सारे के सारे वर्ड भी डिफाइन कर दूंगा, टेंशन मत लेना, इंटेंसिटी, ठीक है, ये क्या है बताऊंगा, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद हाँ, मतलब कुछ कुछ लोगों को समझ में आ चुका होगा P बाई ई करके, ठीक है, इसका डेरिवेशन दूंगा ना मैं, टेंशन मत लो, पहले ये चीज आपके दिमाग में रखनी है, ये दिमाग में रखनी है भाई, एकदम मस्त वाली दिमाग में रखनी है, ठीक है। फोर्स, आपको पता है फोटोन जब गिरता है कोई वॉल पे या कोई भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, आपको पता है, वो जो फोर्स होता है ना, फोर्स, ठीक है, ये फोर्स होता है P बाई सी, वे यहाँ पे सब जगह पे P इज नॉट मोमेंटम, P इज पावर, ठीक है, ये P बाई सी है, ठीक है। तो फोर्स फुल्ली एब्जॉर्बिंग, अब इसके नीचे अपन लिखेंगे फुल्ली एब्जॉर्बिंग, और फोर्स इज इक्वल टू 2P बाई सी फुल्ली रिफ्लेक्टिंग, ये क्या है बताऊंगा, टेंशन मत लेना, मैं वापस वापस बोल रहा हूं, ठीक है। और एक लास्ट का टर्म आएगा, देखो ये 4 टर्म, बस ये 4 ही टर्म अपना पूरा का पूरा चैप्टर है, ये 4 टर्म और ये जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे, यही मेरा पूरा का पूरा चैप्टर है। और चौथा टर्म जो मेरे को यहाँ पे आएगा, ये आपको पहले ही पता है, क्वांटम इफिशियंसी, ठीक है। अब क्वांटम इफिशियंसी क्या होती है, क्वांटम इफिशियंसी ऐसा करके लिखते हैं, क्वांटम इफिशियंसी करके एक टर्म आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected divide by number of photons incident into 100, ठीक है। ये क्वांटम इफिशिएंसी परसेंटेज फॉर्म में लिखा है, ठीक है। चलो इसको क्विकली, ये 4 टर्म्स को लिखो, इन्हीं 4 टर्म्स को अपने को अभी आगे के 20 मिनट में, 15-20 मिनट में पढ़ना है, ठीक है। तो एक क्विकली ये सारे टर्म्स को लिख दो। हाँ, ये ऊपर एच है ना, एच सी बाय लैम्बडा, नहीं ये नहीं, ये इफिशियंसी का सिंबल होता है ना, इफिशियंसी यार, इफिशियंसी का सिंबल होता है ना ऐसे वाला, क्वांटम इफिशियंसी। अरे टेंशन मत लो, पहले इतना मुझे होता है, जब लिखोगे ना तो एटलीस्ट ये सारे टर्म्स याद भी आ जाएंगे आपके, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, फोटॉन फ्लक्स, फोर्स, P बाई सी, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग फोर्स टू P बाई सी, तो एटलीस्ट ये सारे टर्म्स आपके दिमाग में आएंगे, एक बार लिखोगे तो। अब डिराइव करेंगे तो और अच्छे से याद आ जाएंगे। अब डेरिवेशन क्या याद नहीं रखना होता, बट मैं आपको समझाऊंगा डेरिवेशन, क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस तो नहीं जाएंगे ना अपन, सीधा फॉर्मूला बेस जाएंगे तो सीईटी का लेक्चर लगेगा। बट नीट वालों को, जेई मेन वालों को, सबको, इवन जेई एडवांस वालों को, सारी जो चीजें यहाँ पे लिखी है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, पता है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन फोटोन चैप्टर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ।
जो भी क्वेश्चन आएगा इसका ही सब कुछ आएगा। अब क्वेश्चन में पहले आपको दूंगा कराने के लिए, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे अच्छे वाले आ सकते हैं इनके ऊपर, फिर खुद आप सॉल्व करोगे और फिर उनको अपन सोल्यूशन देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। फिर एचसी वर्मा खत्म होने के बाद मॉड्यूल सॉल्व करोगे। मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद जो भी अपने ऑफलाइन टीचर्स हैं उनको आप पूछ लो, कोई आपको डाउट होगा तो, और उसके बाद भी डाउट आपका कायम रहा तो अपन जब भी आएंगे, ठीक है, तो पूछ लेना बाद में। और एक दूसरे के तुम दोस्त हो ही, तो आपको भी सपोर्ट करना है, ठीक है, एक दूसरे को। हाँ हाँ, ईटा ईटा, राइट राइट राइट। चलो करते हैं, अभी इसको रब कर दूं मैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन टर्म, एक टर्म को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम क्या होता है, व्हाट इज पावर, व्हाट इज इंटेंसिटी, फोटॉन फ्लक्स, ये वो, एटलीस्ट सारे टर्म्स तो आपके दिमाग में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टर्म्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे बॉक्स बना के, ठीक है। नंबर ऑफ, नहीं एक काम करते बाद में लिखेंगे इसको, रुको अभी नहीं, इसको एक करके जब डिराइव करते जाएंगे ना वैसे लिखते जाएंगे, मतलब आपके पास प्रॉपरली याद हो जाएगा, ठीक है, सारे के सारे टर्म्स याद भी हो जाए। ध्यान में रखना, कभी कभी पी पावर होता है, पी मोमेंटम भी होता है यहाँ पे। क्वांटम इफिशिएंसी का फॉर्मूला भी एक बार वापस बताऊंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इनटू 100। चलो आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं जीवन में। नहीं स्मार्ट वॉच यार, मैं स्मार्ट वॉच बदल दिया, क्योंकि स्मार्ट वॉच को ना, मतलब स्मार्ट वॉच में सिर्फ अभी जब रन करने जाता हूँ या एक्सरसाइज करने जाता हूँ तभी लगा देता हूँ। वो स्मार्ट वॉच क्या है ना, वो चार्ज नहीं हो पाता मेरे से, वो फिर 7-8 दिन में स्मार्ट वॉच पहन के रखता हूँ और मतलब बंद रहता है वो, तो इसलिए मैंने अपने नॉर्मल वॉच पे आ गया। लेकिन स्मार्ट वॉच की तरह देखो, कलर अच्छा लगा था मुझे इसका, दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं बराबर बोला किसी ने। तो सर स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट बोर्ड दोनों बंद कर दिया। देखो लास्ट, ये मॉडर्न फिजिक्स क्लास का टॉपिक है ना मेरा, राइट, ऑनलाइन में, तो सोचा यार स्मार्ट वाली चीजें बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में वैसे भी स्मार्टनेस है ही नहीं ज्यादा, तो जहां पे जिस टॉपिक में स्मार्टनेस नहीं है उसमें स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट वॉच की यूज करें भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ देते हैं, आगे बढ़ देते हैं, बहुत हो गया, बहुत फंडे दे दिए आपको जिंदगी में। अब यहाँ पे सब लोग देख लेना, फटाफट देख लेना। मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक बात बताओ, सिंपल वाली चीज है, ठीक है, सिंपल वाली चीज। पहले तो मुझे बताओ इंटेंसिटी क्या होता है, कोई बोलता है पहले पावर क्या होता है, कोई बोलता है ना पावर, एक बल्ब होता है, बल्ब जलता है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना बल्ब जलता है, तो पावर मतलब क्या होता है, व्हाट इज पावर, ये भी आपको लिखना है। पावर इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। और इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आपको पता होगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्म क्या होता है, इंटेंस पावर को भी पी बोलते हैं, इंटेंसिटी को आई बोलते हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब अपन इसको ऐसा लिखते हैं पावर पर यूनिट एरिया, और कोई इसको पावर पर यूनिट एरिया बोलता है, कोई इसको एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय एरिया बोलते हैं, मतलब ऐसा भी बोलते हैं ना, इंटेंसिटी को याद करो, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी, और ध्यान में रखना ए बाई बी डिवाइड बाई सी का फॉर्म है, तो यहाँ पे एरिया एंड टाइम नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। तो पावर, तो इंटेंसिटी को इवन ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, पावर पर यूनिट एरिया, बराबर कि नहीं। और पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर को एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसको यार आप लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डी बाई डी टी,
पावर है वो सब ठीक है, अभी वो छोड़ दो यार, वो तुम तो मतलब आप खुद ही कर सकते हो। हाँ, कर दे, चलो कर देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है चलो, ये समझ में आया। अब कोई बोलेगा सर थोड़ा सा थोड़ा सा एक एग्जांपल पावर एंड इंटेंसिटी का भी बताओ, क्योंकि ये इवन वे ऑप्टिक्स में काम में आता था, वे ऑप्टिक्स में काम में आएगा, इसमें भी काम में आएगा, ठीक है। आपको होता है ना पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स है। नहीं चलो मैं पहले तो मुझे बताओ, छोटे छोटे एग्जाम्पल। पहले ऐसे देखो, एक लाइट ऐसे गिर रही है और बोला है लाइट की इंटेंसिटी आई है, लाइट की इंटेंसिटी आई है, लाइट की इंटेंसिटी आई दी है। तो बोला है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसके अंदर ये इंटेंसिटी आई की लाइट सपोज इस एरिया पे फॉल हुई, तो बोला इसकी पावर कितनी होगी, पावर कितनी होगी, बताओ क्या होगी पावर। अरे पावर होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आई इंटू ए। सिंपल है ना, आई इंटू ए, सिंपल है भाई, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैंने ऐसे दे दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, मतलब इंटेंसिटी आई की लाइट गिर रही है एरिया पे, तो इसकी पावर कितनी होगी, आई इंटू ए होगी, ठीक है। अब कोई बोलो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बल्ब है ऐसे, ये बल्ब है जो सब जगह पे जल रहा है ऐसे, ये पी वॉट का बल्ब है, पी वॉट का बल्ब है, पावर तो वॉट में होती है, याद करो जरा, ये पी वॉट का बल्ब है, ठीक है। तो पी वॉट का बल्ब है ऐसे, ठीक है। तो कोई बोल सकता है कि डिस्टेंस एक्स पे, इधर से डिस्टेंस एक्स पे, इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इन पॉइंट पे इनकी इंटेंसिटी कितनी होगी। अब पावर पे, पावर से देखो ये सब कुछ अपने शायद से हुआ होगा, ठीक है, स्फेरिकल वेव्स वगैरह, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये स्फेरिकल है ना भाई, एक एक बल्ब है, उस चारों दिशा में नहीं, तीनों दिशा में अपना क्या एनर्जी छोड़ता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी कोई भी पॉइंट पे अपने को लेनी है, तो इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, पावर अपॉन एरिया, पावर इज पी अपॉन एरिया ऑफ द स्फीयर, कितना हो गया, सपोज डिस्टेंस एक्स है तो ये अभी कराने की जरूरत नहीं, तभी मैंने करा दी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंशन में रखना। पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, पी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। कोई पंगा, कोई दिक्कत जिंदगी में भाई, इसमें ये दो एग्जांपल लिख के रखो। ये सर्कल नहीं भाई, स्फीयर है, पावर, एक बल्ब लगा दिया मैंने, मुझे होता बल्ब, बल्ब कैसे सर्कल में ढूंढेगा, क्या किसमें जाएगा वो, स्फेरिकल, सब जगह से अपना एनर्जी छोड़ेगा ना पावर, तो एक बल्ब सब जगह से एनर्जी छोड़ेगा, तो ये स्फीयर हो गया, स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, ये स्फेरिकल सरफेस स्फीयर है एक्स का, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, पी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। अरे टर्म ऐसे ही बता के रख रहा हूँ, मतलब कहीं कहीं पे आप लोग का ये ना हो जाए, ठीक है। अच्छे अच्छे कुछ कुछ एडवांस के डेरिवेशन इससे आते हैं, होते हैं, ठीक है, एडवांस में डेरिवेशन में सब लगता है, इसलिए मैंने ये दोनों टर्म्स भी बता दिए भाई, पावर एंड इंटेंसिटी दोनों के टर्म्स भी बता दिए मैंने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये नहीं पता होना चाहिए, ये नहीं पता हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अपन अपने जो फॉर्मूला है उसको डिराइव कर लेते हैं, क्विकली आगे बढ़ू मैं, डिराइव कर लूं, अरे फॉर्मूला उसको डिराइव कर लूं क्या। इफ लाइट इज नॉट परपेंडिकुलर, कुछ अलग डायरेक्शन में आ रहे तो ऐसा नहीं लिख सकते, वो फिर इंटीग्रेशन वगैरह का काम आएगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स अब तक इजी लग रहा है भाई, मॉडर्न फिजिक्स अब तक इजी लग रहा है, ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, और आज का जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वापस जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर चालू होगा, नया टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो इजी हो जाएगा। लास्ट लास्ट का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है, ठीक है, बट आई होप डिफिकल्ट नहीं जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट समझ जाओ, मैंने आपके सारे फॉर्मूलेस बना दिए, तो इजी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे आप, बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा उसको याद रखो, तुम्हारा काम खत्म भाई, और कुछ लगने की और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये एकदम केमिस्ट्री की तरह है, पता है तो आएगा, नहीं पता है तो नहीं आएगा, सिंपल, केमिस्ट्री का ही पार्ट है वैसे ना यार, ठीक है, केमिस्ट्री टाइप का चीज है।
वापस बता रहा हूँ, मेरे को इसको पढ़ाने में कुछ मजा नहीं आता, मतलब मजा नहीं आता मतलब मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ सब मॉडर्न फिजिक्स वगैरह। मतलब कोई मुझे बोलेगा सर मैकेनिक्स में ये वो इसमें पढ़ाने में किसमें मजा आता है, तो मैं जेई एडवांस पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो मैकेनिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मजा आता है पढ़ाने के लिए। इसमें पढ़ाने के लिए मजा नहीं आता, बट इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छा होना चाहिए और ऑनलाइन है, क्योंकि आप सब जगह पे ऑफलाइन पढ़ रहे हो और ऑनलाइन लेक्चर में फिर ऐसा नहीं होना चाहिए बोरिंग हो गया। ठीक है, इसलिए मैं इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये ये बोरिंग है लेकिन स्कोरिंग है केमिस्ट्री की तरह। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात। ठीक है, पावर हो गया, एनर्जी हो गई, दोनों टर्म्स को मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं। पावर होता है पी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं, पावर पी है विच इज एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम। और इंटेंसिटी आई है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, पी अपॉन ए, पावर पी अपॉन एरिया ए। ठीक है, चलो ये सबको समझ में आई, दो ही चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई। ये जो ब्लू में लिख रहा हूँ ये भी आपको कोई ना एक पेज, आप एक अपना पेज बनाओ, इस पेज में इतने सारे फॉर्मूलेज लिख के रखना। वो फॉर्मूला पूरा का पूरा मतलब वो पूरा चैप्टर मतलब वो फॉर्मूला शीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, इधर तक अब तक हुआ है अपना। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। अब यहाँ पे सब लोग देख लो। आ, अब मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ कि पहली बात, एक एक पावर सोर्स है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक बल्ब है, इसे लेजर टाइप, लेजर है, लेजर। ठीक है, देखो यहाँ पे लेजर है, बल्ब। ठीक है, अब ये बल्ब है पी वॉट का, पी वॉट का बल्ब है। तो इसकी इसका पावर कितना है गाइस? ये पी वॉट का बल्ब है, लेकिन ये बल्ब मतलब ये वो लेजर वाला एकदम ऐसे ऐसा वाला छोड़ रहा है, देखो ऐसे। ठीक है, समझने के लिए अब ये पूरा थ्रू थ्री डायमेंशन भी छोड़ सकता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ऐसा अपन छोड़ रहे हैं। देखिए पावर, इतना एकदम पावरफुल बल्ब है अपना। तो मुझे बताओ पावर पी वॉट है, मतलब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहां से लाइट निकल रही है, मतलब यहां से क्या निकल रहा है बताओ जरा, यहां से क्या निकल रहा है? यहां से लाइट निकल रही है, मतलब यहां से क्या निकल रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे, फोटॉन्स निकल रहे, और एक फोटोन निकल रहा है, ऐसा है कि सिर्फ एक फोटोन बेचारा निकला अपना, ऐसा होता है क्या गाइस? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल दूं, पावर पावर सब लोग यहाँ पे देखो, मैं पावर पी, ठीक है, इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर पी, चलिए तो इधर ऐसा लिख देता हूं मैं, पावर पी इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी में मतलब यहां पे लिख दो मैं टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। टोटल एनर्जी मतलब क्या? टोटल एनर्जी मतलब जो एनर्जी निकले, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, पर एनर्जी अपॉन टाइम मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू, मैं ऐसा बोल सकता हूं, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। टोटल एनर्जी क्या होगी? अरे भाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। मुझे एक बात बताओ, ये आपको समझ में आया क्या? जो एनर्जी टोटल निकल रही है दैट इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अरे एक सिंगल एनर्जी होगी, एक एच न्यू का एनर्जी का फोटोन होगा, इनटू, जैसे 10 फोटोन निकले यहां से, तो 10, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? 10 इंटू एच न्यू। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, यही तो टोटल एनर्जी होती है, डिवाइड बाय टाइम। ये आपको समझ में आ रहा है? तो कोई बोल सकता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितना होगा? ये मैंने जो लिखा है इस एक्सप्रेशन से, आप मुझे बताओ नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम कितना होगा? कोई बोल सकता है? क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब ये जो मैं यहाँ पे लिखा है, इसका ये मतलब क्या होगा? पावर पी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ये सबको समझ में आ रहा है? पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? पावर इज पी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच न्यू विच इज एच सी अपॉन लैम्बडा। कोई दिक्कत है?
अरे कोई दिक्कत है क्या? पावर पी डिवाइड बाय एच सी अपॉन लैम्बडा, तो आंसर क्या आएगा? पी लैम्बडा बाय एच सी, जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था, मैंने आपको पहले लिखवा के दिया था, समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसा बोल दूं, मैं ऐसा बोल दूं, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहां से निकलेंगे पर यूनिट टाइम ड्यू टू सम पावर सोर्स विच इज ऑफ पी वॉट, कितने होंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम डायरेक्टली क्या करेंगे? पावर डिवाइड बाय एच सी अपॉन लैम्बडा, तो एच सी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत? ये सबको समझ में आ रहा है? ये पार्ट समझ में आया भाई? एकदम बेसिक करके लिख दिया मैंने, एकदम बेसिक करके लिख दिया। देखो, पावर पी, power of any source is total energy which is emitted by that particular source per unit time. Total energy is number of photons into energy of each photon, that is my total energy, क्योंकि photons निकलते लाइट से, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितना होगा? पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अब कोई आप में से एकदम स्मार्ट बच्चा होगा जिसका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है, तो आप बोलोगे ना पावर होता है भाई पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम ना भाई। हाँ, ये डेरिवेशन भी लिखो ना, बाद में काम आएगा आपको। बाद में बोलोगे भाई सर सर भूल गए हम लोग, पता नहीं चल रहा है कैसे आया है डेरिवेशन। लिखो इसको, डेरिवेशन को। तो पावर पी वॉट क्या है? तो किसी ने बोला सर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकल रहे, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकल रहे? सिंपल, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितने निकल रहे? कुछ नहीं, पावर पी डिवाइड बाय एच सी अपॉन लैम्बडा, पावर पी डिवाइड बाय एच सी अपॉन लैम्बडा, काम खत्म। भाई समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ, पावर सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक ना यहाँ पे भी, क्योंकि एक ही लैम्बडा की बात कर रहे हैं ना। अलग अलग हो गए तो फिर भाई अलग अलग लाइट का अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको, वो नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट है यहाँ पे, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ। चलो रब कर दे इसको भाई, रब कर दे इसको। लिखो लिखो, और फिर अपने एक पेज, जो ने अपने एक पेज बनाया था, इस पेज के अंदर ये वाला फॉर्मूला भी डाल दो। ये एक पेज आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब मेरे हर एक लेक्चर के बाद उस पेज में ऐड करते जाओ। तो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स में इस पेज पे ऊपर पूरा सब कुछ ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पेज बनाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सरेज का, फिर न्यूक्लियस का बनाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे, फिर फाइनली कंबाइन पूरा मॉडर्न फिजिक्स के 2-3 पेजेस होंगे जो आपकी पूरी की पूरी रिवीजन नोट्स बनेगी। ये सेम चीज आप वेव्स के लिए भी बनाओ गाइस, पूरा का पूरा वेव्स चैप्टर्स है ना, वेव के सारे चैप्टर, साउंड वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, फिर उसके बाद अभी तो अच्छे से किया ही ऑफलाइन में आपका, बट स्टिल एक वो पूरा का पूरा एक ऐसा 2-3 पेज का वो होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला लिस्ट, ठीक है। एंड गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। सर वॉच कौन से कंपनी की है, कौन से ब्रांड की है? देखो मेरा यार, बोलते हैं सर वॉच कौन से कंपनी की है, कौन से कंपनी की वॉच? बताओ जरा, चलो गेस मार लो, यहां से दिखेगा नहीं आपको, वॉच कौन से कंपनी की है? दिख रहा है क्या? देखो, दिख रहा है, देखो। नहीं, अभी तक एलवी इतना नहीं है। हाँ, बराबर बराबर, किसी ने सही बोला, किसी ने पढ़ लिया, ठीक है। अरमानी की, इम्पोरिया अरमानी की है, ठीक है। चलो अब रब कर देते हैं भाई, रब कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड वाला टर्म्स मैंने जो बताया था, फोटोन फ्लक्स, नो व्हाट इज फोटोन फ्लक्स? फोटोन फ्लक्स एकदम सिंपल है भाई, इसका ही भाई है फोटोन फ्लक्स। नाउ दिस इज फोटोन फ्लक्स, फोटोन
flux. Now photon flux is number of photons. सब लोग यहाँ पे देखो, number of photons per unit time. ये अपना किया था per unit area. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ये तो अपने को पता ही था. इसका मतलब क्या था? P लैम्बडा बाय HC था, डिवाइड बाय एरिया अपन करेंगे तो एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो P बाय पावर बाय एरिया क्या होता है? व्हाट इज पावर बाय एरिया? तो यहाँ पे P बाय ए लैम्बडा बाय HC अपन करेंगे तो इसका P बाय ए, व्हाट इज P बाय ए? पावर बाय एरिया इज व्हाट? इंटेंसिटी I. तो अपने को डायरेक्टली फोटोन फ्लक्स भी मिल गए, I लैम्बडा बाय HC. समझ में आ रहा है? तो ध्यान में रखना, फोटोन फ्लक्स एकदम इजी था. ठीक है, तो फोटोन फ्लक्स तो क्या हो गया? पावर P के जगह I लैम्बडा बाय HC कर दो, काम खत्म तुम्हारा. बस I लैम्बडा बाय HC कर देना, काम खत्म हो गया तुम्हारा. इसमें फोटोन फ्लक्स. कोई पंगा है भाई? कोई पंगा है इसमें? ठीक है, फोटोन फ्लक्स भी हो गया. अब इंपॉर्टेंट फोर्स. फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, राइट, ड्यू टू लाइट इंसिडेंट. लाइट इंसिडेंट जो इसके ऊपर गिरेगी उसके वजह से फोर्स कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है. अब ये समझो थोड़ा सा. ठीक है, इसका डेरिवेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन फोटोन चैप्टर खत्म हो जाता है गाइस, खत्म हो जाता है. इतना ही चीज है. और उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो तो बता दिए मैंने, कि और 2-3 क्वेश्चन में बता दूंगा जो मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं. इसके काम खत्म तुम्हारा. हो गया भाई सब लोग, सब कुछ. फिर इसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद वैल्यूज डाल के. ठीक है, चलो आगे बढ़े. अरे भाई, अरे आगे बढ़े. फोटॉन फ्लक्स. फोटॉन फ्लक्स हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम पर यूनिट एरिया, I लैम्बडा बाय HC. कुछ कुछ टर्म्स याद रखने पड़ेंगे आपको भाई, याद रखने पड़ेंगे. थोड़ा सा याद, इतना चीज याद रखोगे 2-3 बार पढ़ोगे केमिस्ट्री की तरह हो जाएगा याद. ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे देखो. अब कोई बोलेगा सर, अब कोई बोलेगा सर फोर्स. ठीक है, मुझे एक फोर्स कैलकुलेट. अब एक मुझे एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ. ठीक है, यहाँ पे समझो. ठीक है, एक सरफेस है यहाँ पे, ये सरफेस है. ठीक है, इसके ऊपर मतलब एक दीवार है यहाँ पे, ऐसा पकड़ो जैसे दीवार है. उस दीवार के ऊपर मुझे फोर्स लगाना है. ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगाना है. तो गाइस अब मुझे एक बात बताओ, लाइट फोर्स लगा सकता है क्या? कोई कोई लाइट किसी के ऊपर फोर्स लगा सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है क्या? जब लाइट का वेव नेचर होता है तो नहीं लगा सकता. लाइट का जब वेव नेचर होता है तो नहीं लगा सकता, बिकॉज इसके पास मास ही नहीं है. बट अभी लाइट के पास क्या होता है गाइस? लाइट के पास क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है कि नहीं? पता, लाइट भी फोर्स लगा सकता है. अरे इसीलिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था, इसीलिए तो लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर होता है, वो प्रूव हो गया था, राइट. तो अपनी कहानी क्यों चल रही है सब कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो गाइस ध्यान में रखना, लाइट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर. लाइट के अंदर एक पार्टिकल नेचर होता है, जिसको, इस पार्टिकल्स को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, जिनका मास कितना होता है? 0 होता है. देखो, तो लाइट 0 होता है. बट ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, फोर्स का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज फोर्स का डेफिनेशन? कोई भी बोलेगा सर फोर्स का बेसिक डेफिनेशन बताओ, अपना काइनेमेटिक्स वाला नहीं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला. फोर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. याद है? डेल्टा P बाय डेल्टा T, वेयर P इज मोमेंटम. ये डेल्टा P बाय डेल्टा T मतलब क्या? ये मोमेंटम है भाई. कोई बोलेगा सर P पावर, अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाएगा, P पावर एंड P मोमेंटम में कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, तो डेल्टा P चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. आपको पता है ये आपने कभी देखा है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब मैंने मैंने यहाँ पे ना सब पार्टिकल्स थ्रो करते गए. मतलब ये शायद से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन ने डेरिवेशन भी देखा होगा आप लोग ने. ठीक है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स वेलोसिटी v से जा रहे हैं और इसका मास m है. तो पता है ये मास m ऐसे 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 करके आएंगे, तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपन देखते हैं. सपोज मास इसके ऊपर टकराया और वापस ऐसे ही आया, तो डिपेंड करता है, इसकी वेलोसिटी सेम होगी मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक कोलिजन. नॉन इलेक्ट्रिक कोलिजन में वेलोसिटी बदल जाएगी. तो जो भी है, कोलिजन होते तो चेंज इन मोमेंटम आता है, चेंज इन मोमेंटम आता है. फिर अपने को पता है ना, मतलब
ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स के ऊपर कोलाइड किए तो इसके ऊपर फोर्स आएगा, याद है ना? बहुत सारे पार्टिकल्स के ऊपर कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, फोर्स आएगा इसके ऊपर, और वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और वो फोर्स का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और ये जो मैं फोर्स का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ये इवन नॉर्मल क्वेश्चंस, कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको काम में आएगा, ठीक है? तो फोर्स नॉर्मली जो होता है वो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना, इंसिडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, ठीक है, इनटू, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट इनटू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी? दिस इज change in momentum of the change in momentum per unit time of each particle, ठीक है? This is change in momentum per unit time for single particle। ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, देखो ध्यान में रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ये होता है एन क्या होता है यहाँ पे? एन इज नंबर ऑफ, देखो मैं एन लिखता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो चीज होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, ये फॉर्मूला होता है, राइट? सबको समझ में आ रहा है? ये जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली एक फोर्स लिख दो, ये फोर्स का बेसिक डेफिनेशन है, इवन एक कोलिजन के टाइम्स में आपको काम में आएगा, ठीक है? मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे कोई भी वॉल पे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज एन, इन, ठीक है? और हर एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो हर एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये बेसिकली फोर्स का डेफिनेशन है। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, ये आपको समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा अपना डेरिवेशन। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैंने ऐसा लिख दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पर यूनिट टाइम, ठीक है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एन बाय डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? इसको मैं एन बाय डेल्टा टी को, इस डेल्टा टी को मैं टाइम लिख सकता हूँ, टाइम, तो मैं इसको टाइम लिख दिया ना, डेल्टा टी को टाइम लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया क्या किया? अपना 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 फॉर्मूला क्या बन गया गाइस? फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। ये आपको समझ में? फोर्स का मतलब समझ में? फोर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन मोमेंटम। जुगाड़ जुगाड़ करके लिखा है, ये तो मैकेनिक्स का पार्ट है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो बेसिकली यही चीज को मैं लिख के रख रहा हूं डायरेक्टली। So number of particles per unit time into change in momentum of each particle. This delta P change in momentum of single particle. Change in momentum of single particle. N क्या है? कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना भाई, कैपिटल क्या है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, पूरा रब कर दूं मैं, एक बार पूरा रब कर देता हूँ, एकदम सिंपल इसमें रखता हूँ जो आपको याद रखना है। ये तो मैंने समझाया आपको, पूरा रब कर दूं, पूरा रब करके एक सिंगल इक्वेशन में लिखता हूं मैं, मतलब आपको समझ में आएगा। एक सिंगल इक्वेशन में लिख के रखता हूं, ठीक है? क्या या लिख दिया? लिख दो, ये लिख दो। मैं एक फिर एक इसमें सिंगल इसमें लिख के रखता हूँ, चाहिए तो, ठीक है? क्या याद रखना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है? एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वही तो लिखा है मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फॉर सिंगल पार्टिकल, दिस फॉर द सिंगल पार्टिकल, ठीक है? क्विकली मैं जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, ठीक है? जो अपने को काम का है वो यहाँ पे लिख दिया है ना, चलो लिख दिया है, लिख के हो गया तो फिर कुछ दिक्कत नहीं, फिर तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। मैं आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, एकदम सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है?
सब लोग यहाँ पे देखो, आपको क्या याद रखना है, ये मैकेनिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है। फोर्स, फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ध्यान में रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट, ठीक है, पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन मोमेंटम इनटू डेल्टा पी। अब डेल्टा पी क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा पी? फोर्स पी नहीं, एफ होता है। जो डेल्टा पी होता है, दिस डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ इच पार्टिकल। हर एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम है, समझ में आ रहा है? ये फोर्स होता है। दिस फॉर्मूला इज इवन वैलिड कोलिजन के क्वेश्चंस, एक क्लासिकल फॉर्मूला, अपना क्लासिकल फिजिक्स वाला फॉर्मूला, इट इज नॉट मॉडर्न फिजिक्स वाला फॉर्मूला, न्यूटनियन फिजिक्स वाला फॉर्मूला, सिंपल, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अपना जो न्यूटनियन फिजिक्स का जो फॉर्मूला है, इसी को मैंने तोड़ ताड़ के लिखा है, समझ में? कुछ नहीं था, क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है फोर्स, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम था। टोटल मोमेंटम ने क्या किया? टोटल मोमेंटम मतलब सारे पार्टिकल्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, बस उसको मैंने एन इंटू डेल्टा पी बाय डेल्टा की किया। ऑफ, तो डेल्टा पी क्या हो गया? मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल हो गया, सिंपल। और एन इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आइदर आप एन इंटू पी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम कर लो, या एन को बाहर निकाल दो और फिर इसको ऐसे एक साथ कर लो और बोल दो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। बस यही है, जुगाड़ जुगाड़, बस कुछ नहीं, जुगाड़ वाला चीज कर दिया मैंने। सबको समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है, ये फोर्स आप दिमाग में डाल दो, ठीक है? अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। अब मेरा केस देखो, यहाँ पे केस देखो। नाउ माय केस वन एक ऑब्जेक्ट है, सब लोग यहाँ पे देखो, माय केस वन एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे लाइट गिर रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ से लाइट है, ठीक है, एक लाइट यहाँ से आई ऐसे बैटरी से, पी नॉट वॉट का एक पावर का बल्ब है, जिससे लाइट ऐसे आई। तो मुझे तो ये लाइट इसके ऊपर क्या देगी, लाइट इसके ऊपर क्या देगी? लाइट के अंदर क्या होता है गाइस? मुझे तो लाइट के अंदर मोमेंटम होता है क्या? क्या अपने पास लाइट का मोमेंटम होता है? यस, कितना होता है मोमेंटम ऑफ लाइट? कितना होता है गाइस मोमेंटम ऑफ लाइट? एच अपॉन क्या? एच अपॉन लैम्बडा। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो लाइट आई है, अब मुझे बताओ लाइट, ये जो सरफेस है, ये फुल्ली एब्जॉर्बिंग रहेगा, फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस रहेगा। तो मुझे बताओ, जो लाइट आई, जो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? और कोई बोला सर इसका इनिशियल मोमेंटम था एच अपॉन लैम्बडा। ये है मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम था एच अपॉन लैम्बडा। कोई बोलेगा एब्जॉर्ब होने के बाद फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर दी, भाई एब्जॉर्ब कर दी तो खत्म होगी लाइट। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? 0 हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम एच अपॉन लैम्बडा था, फाइनल मोमेंटम ये हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा पी कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे लिख रहा है वो कितना हुआ? एच अपॉन लैम्बडा हुआ कि नहीं? एच अपॉन लैम्बडा हुआ कि नहीं? अब तुम मुझे बताओ भाई, फोर्स के एक्सप्रेशन में अपन डालेंगे, तो फोर्स के एक्सप्रेशन में डालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। पार्टिकल्स मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहाँ पे पार्टिकल्स फोटॉन्स है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितना होता है? पी लैम्बडा बाय एच सी। तो ये वाला जो है वो क्या होता है? पी लैम्बडा बाय एच सी इंटू चेंज इन मोमेंटम कितना है? एच अपॉन लैम्बडा। अब एच एच कैंसिल, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, क्या आंसर आया? एच एच कैंसिल, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, क्या आंसर आया? ये लैम्बडा लैम्बडा गया, एच एच गया, आंसर कितना आया? पी बाई सी। तो फॉर्मूला बन गया भाई, फॉर्मूला बन गया। और ये पी मतलब पी इज पावर, तो पी नॉट है, ये पी नॉट पावर है, तो पी नॉट बाई सी। तो फोर्स की वैल्यू क्या आई? ध्यान में रखना, दिस पी नॉट इज पावर, पी नॉट इज पावर ऑफ दिस बल्ब। तो यहाँ पे मोमेंटम में लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने पी नॉट लिख दिया।
समझ में आ रहा है क्या? तो एक बैटरी, एक लेजर लाइट है जिसके वजह से इस वॉल के ऊपर जो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग वॉल है, फुल्ली एब्जॉर्बिंग वॉल है, क्या ऑब्जेक्ट है जो भी है, अपन वॉल लिख देते हैं, तो फुल्ली एब्जॉर्बिंग वॉल के ऊपर कितना फोर्स आया? तो जो फोर्स आया ये इतना आया, इस तरफ ऐसे आएगा फोर्स, ऐसे। सबको समझ में आया क्या भाई? भाई सबको समझ में आया क्या? थोड़ा सा मेरे मतलब सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, चाहिए तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन था, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल मतलब ईच फोटोन, एच बाई लैम्बडा था, इसको टच, इसको ही मैंने किया तो फोर्स निकल गया ना सीधा। ये इसका डेरिवेशन है विच इज पी नॉट बाई सी। अब आपको डायरेक्टली याद रखना है, याद रख पाओगे इसको, पी नॉट बाई सी को, डेरिवेशन को याद रख पाओगे? गाइस सारे के सारे फॉर्मूलेज में अगले लेक्चर में एक बार वापस करवा दूंगा मतलब डायरेक्टली क्विक रिवीजन करके अपन। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू कितना आया मुझे बता, फुल्ली एब्सॉर्बिंग में, याद करो ये मैंने बताया था आपको याद रखने के लिए। फोर्स कितना आया, फोर्स कितना आया, पी नॉट बाई सी आया इफ इट इज कंप्लीटली एब्सॉर्बिंग। मुझे तो इफ इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग तो क्या होगा, इफ दिस इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग तो क्या होगा, एच बाई लैम्बडा से लाइट आई, एच बाई लैम्बडा से, और यहाँ पे भी गई एच बाई लैम्बडा से, तो फाइनल मोमेंटम एच बाई लैम्बडा इस डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो इनिशियल माइनस फाइनल आंसर कितना आएगा, डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी, एच बाई लैम्बडा होगी क्या, कितना होगा आंसर, 2 एच बाई लैम्बडा होगा। बिल्कुल, एच बाई लैम्बडा पहले इस डायरेक्शन में था, लाइट रिफ्लेक्ट होकर एच बाई लैम्बडा इस डायरेक्शन में गई, तो 2 एच बाई लैम्बडा, तो यहाँ पे 2 एच बाई लैम्बडा होगा, तो आंसर क्या होगा, अरे यहाँ पे 2 एच बाई लैम्बडा करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पी नॉट बाई सी आएगा ना आंसर। तो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग के लिए, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए फोर्स क्या होता है, 2 पी नॉट बाई सी होता है, याद करो। एब्सॉर्बिंग एंड फुल्ली रिफ्लेक्टिंग के लिए दो फॉर्मूले बताए थे, पी नॉट बाई सी इज फोर्स, पी इज पावर, पी नॉट इज पावर, पावर बाई सी, 2 पी नॉट बाई सी, राइट। फोर्स, force if fully absorbing and force if fully reflecting। केस वन, वो केस टू है, ये केस वन है। केस टू में आप लोग खुद लिखो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग के लिए क्या होगा, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग के लिए क्या होगा, 2 पी नॉट बाई सी होगा। डेरिवेशन आप खुद कर लो अभी, क्या होगा डेरिवेशन, एच बाई लैम्बडा से आएगा इंसिडेंट, एच बाई लैम्बडा से जाएगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन है फुल्ली रिफ्लेक्टिंग, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई। आपको तो कुछ एंगल में गिरेगी तो एंगल में थोड़ा सा याद करो, एंगल में गिरेगी तो क्या होगा, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर वाला लिखते हैं ना, तो एच बाई लैम्बडा का कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, एच बाई लैम्बडा कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक है, उसके ऐसे क्वेश्चन में करवाऊंगा, टेंशन मत लो अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग है बट एंगल में गिर के रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर 2 पी नॉट बाई सी कॉस थीटा भी आएगा यहाँ। बिल्कुल, तो ब्लैक कलर के टी शर्ट पे सपोज लाइट गिरी तो फॉर्मूला आएगा पी नॉट बाई सी, तो फोर्स कितना आएगा, पी नॉट बाई सी इतना, पी नॉट बाई सी इतना फॉर्मूला आएगा। बट वही पूरे व्हाइट के ऊपर गिरी तो 2 पी नॉट बाई सी इतना फोर्स आएगा, बट कुछ एंगल में गिरी तो यहाँ पे कॉस थीटा भी एक कम आएगा। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेकिन इतने ही है। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इतना ही चीज, ये जो मैंने आपको बताया ना, इतना ही चीज पे पूरा का पूरा अच्छे क्वेश्चंस बनते गए। HCR के भी अच्छे क्वेश्चन, सबके सबके जो भी अच्छे क्वेश्चन इसी इतने ही कंसेप्ट के ऊपर है, इससे और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ और फिर खत्म कर लेता हूँ क्लास को। ठीक है, लास्ट का थोड़ा सा पांच पार्ट जो मेरे को ग्राफ बनाना था, इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का, वो रह गया। ठीक है, क्योंकि फिर आदमी का दिमाग सारा हिलने लगता है, इधर उधर होने लगता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ग्राफ और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। अगले लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर एकदम थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 1 घंटे का एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, 7 to 8, 1 घंटे का एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे और 1 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। कोई दिक्कत? 1 घंटे की ये जो मैंने जो भी की उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। तो मोस्टली मेरा वो मुझे लेक्चर वो स्मार्ट बोर्ड से लेना पड़ेगा शायद। ठीक है,
हाँ HCV से, क्वेश्चन सॉल्विंग HCV से होगी। ठीक है, मुझे देखना, मैं देख लेता हूँ क्या करना है। बट ये लिख के हो गया आपका, ये सबका लिख के हो गया। मुझे बताओ लाइट सोर्स कितना, लाइट सोर्स जो है आपको याद क्या रखना है, लाइट सोर्स। मुझे तो लाइट सोर्स कितना फोर्स डालता है, लाइट सोर्स सपोज पावर P नॉट है, तो एग्जांपल ऐसे आएगा। तुम मुझे बताओ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ब्लैक ऑब्जेक्ट है, ब्लैक कंप्लीटली ब्लैक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इस ब्लैक ऑब्जेक्ट को मैंने इधर छोड़ दिया तो कहां पे आएगा, ब्लैक ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगा बताओ। ये ब्लैक ऑब्जेक्ट को ऐसा छोड़ दिया तो ब्लैक ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगा, सीधा नीचे। क्यों नीचे जाएगा, क्यों नीचे जाएगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, mg इतना फोर्स की वजह से नीचे जाएगा। तो मुझे बताओ इस ब्लैक ऑब्जेक्ट को उधर ही ऐसे ऐसे पकड़ के रखना है, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मुझे बताओ कहां से लाइट मारनी पड़ेगी कहां से लाइट मारनी पड़ेगी, ऊपर से लाइट मारनी पड़ेगी या नीचे से। सिंपल सी बात है ना भाई, नीचे से मैंने लाइट मार दी ऐसे, एक ऐसा ऐसे P नॉट वॉट की मैंने ऐसा बल्ब लगा दिया सीधा, और सीधी ऐसे लाइट लगा दी। तो मुझे बताओ इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, ये P नॉट इज पावर, P नॉट वॉट का बल्ब लगा दिया है, कितनी पावर होनी चाहिए। तो मुझे बताओ यहां से जो फोर्स आएगा, यहां से जो फोर्स आएगा उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ना तो फोर्स ड्यू टू दिस P नॉट वॉट कितना था, ये ब्लैक ऑब्जेक्ट है तो फोर्स कितना था, P नॉट बाय क्या था, P नॉट बाय क्या था, C था। तो मुझे बताओ ये जो फोर्स है किसके बराबर होना चाहिए, तो P नॉट बाई सी शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए कि नहीं। अरे मुझे बताओ P नॉट बाई सी की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, सिंपल ना, समझ में आया क्या। हाँ, इसी में ये सपोज रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, रिफ्लेक्टिंग कंप्लीटली एकदम मिरर लगा दिया मैंने, मिरर। तो क्या आता फिर, आंसर क्या था, मिरर में तो लाइट रिफ्लेक्ट होती तो फोर्स कितना होता, ये P नॉट बाई सी की जगह क्या आता, 2 P नॉट बाई सी इक्वल टू mg होता, बराबर कि नहीं। समझ में आ रहा है। काम खत्म हो गया ना भाई, काम खत्म हो गया। एक एग्जांपल छोटा सा लिख के रखो यहाँ पे, मैंने तो ब्लैक ऑब्जेक्ट लिखा, आप रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और एक लास्ट का 2 मिनट का चीज है, सब लोग देखो इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके, इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके लास्ट का 2 मिनट का चीज है, सब लोग ध्यान से देखना। इसका डेरिवेशन मतलब अलग अलग बुक में, जैसे एच सी वर्मा में, डीसी पांडे में, इसके डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं। अपने को डेरिवेशन नहीं, अपने को डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगाना है, काम कर देना है, फॉर्मूला लगाना है, काम, अपना आंसर आ जाएगा। आंसर तो वही आएगा जो डेरिवेशन से भी आएगा। ठीक है, यही हार्ड पार्ट था ना, हार्ड पार्ट नहीं, मतलब यही मैं जो पढ़ा रहा हूँ यही हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट मतलब यही दिमाग वाला पार्ट है। ठीक है, इतना ही है इसमें। ठीक है, ये हो गया ना, ये हो गया था ना, ब्लैक ऑब्जेक्ट वगैरह हो गया था, राइट एग्जांपल। ठीक है, मैं आपका ना बेस, मैं आपको दिमाग बना रहा हूँ, मतलब कि कैसे सोचना है। ठीक है, एक लास्ट का वाला चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी शेप का ऐसे ऑब्जेक्ट हो, दिस इज ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, इसके ऊपर लाइट गिरी, और कभी सपोज इसके ऊपर जो लाइट गिरे, देखो 3 डायमेंशन लाइट गिर रही है, और इसकी इंटेंसिटी दी है, इंटेंसिटी दी है, इंटेंसिटी। और इस ऑब्जेक्ट कोई भी शेप का होने दो, कोई भी शेप का, तो ये जो एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना यूज कर रहा है, दिस ए इज व्हाट, दिस ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स होता है गाइस, इसके ऊपर जो फोर्स होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, अब अपन ने देखा फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू इफ इट इज कंप्लीटली एब्सॉर्बिंग। ठीक है, ये जो है ब्लैक ऑब्जेक्ट लिख दो इधर। ठीक है, ये ब्लैक ऑब्जेक्ट, कंडीशन इसमें ब्लैक ऑब्जेक्ट है, मतलब लाइट इज कंप्लीटली एब्सॉर्बिंग। तो इसमें बताओ फोर्स कितना होता है, फोर्स क्या होता है, P नॉट बाय क्या होता है, C होता है, पावर बाय P नॉट बाय C होता है। एंड व्हाट इज पावर, सबको पता है व्हाट इज पावर, इंटेंसिटी अपॉन एरिया। आप यहाँ पे क्या दिए, यहाँ पे इंटेंसिटी दिया है ना, आई इज इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी दी है, पावर तो दी नहीं है। तो यहाँ पे P नॉट की जगह क्या आएगा, आई ए बाई सी आएगा। समझ में आ रहा है, बस ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं।
जैसे किसी ने बोला सर एक स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर ऐसे लाइट गिर गई, लाइट की इंटेंसिटी आई है और स्फीयर का रेडियस सपोज स्मॉल आर है, तो इसके ऊपर कितना आएगा बताओ मुझे। अब एक पूरा स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है, और इंटेंसिटी आई लाइट की इसके ऊपर गिर रही है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, होगा तो फोर्स कितना आता है यहाँ पे। क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑलवेज सर्कल ना, नहीं नहीं, क्रॉस सेक्शन 4 πr² वगैरह मत बोलो, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑलवेज सर्कल, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या बोला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज ऑलवेज πr², एरिया इज ऑलवेज πr²। तो गाइस यहाँ पे जो फोर्स आएगा इट इज नथिंग बट व्हाट, आई इंटू πr²/c। ये इसका बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है, मतलब इसका बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है, लेकिन एक डेरिवेशन क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। बाद में अपन देखेंगे, जो मैंने पता है एकदम लास्ट में मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया था, लेक्चर के एकदम पहले में एक स्फीयर ड्रॉ किया था और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेक्चर के स्टार्ट में सुनो, ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, पता है ये तो स्फीयर तो ब्लैक स्फीयर है, दिस इज माय ब्लैक स्फीयर, कंप्लीट ब्लैक स्फीयर है। आपको पता है ये प्योर रिफ्लेक्टिंग स्फीयर भी होता, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग स्फीयर भी होता, ये एडवांस का पार्ट है, ये एडवांस का पार्ट है, ये ब्लैक के जगह कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग स्फीयर भी होता, तभी भी आंसर यही आता, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। मतलब ब्लैक स्फीयर में तो डायरेक्टली मैंने ये बता दिया, ये डायरेक्टली लगा दोगे, बट इवन ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग स्फीयर भी होता तो भी आंसर यही होता, ये अपना एडवांस का पार्ट है इसमें, ठीक है। ठीक है, चलो बाय गाइस, फिर मिलते, काफी सारा पढ़ लिया है ऑलमोस्ट अपना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फोटोन तो खत्म हो ही गया है, ठीक है। इसका ये अपना इसके कुछ कुछ अभी एचसी वर्मा सॉल्व कर दो पूरा, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन करके जो चैप्टर है, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन चैप्टर का जो एचसी वर्मा है इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन चैप्टर का, उसको सॉल्व करो। चैप्टर नंबर में नहीं, सॉरी, इसमें नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, इसको आप चैप्टर नंबर 42 एचसी वर्मा पार्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन मतलब अपन अगले लेक्चर में, मतलब 1 2 3 लेक्चर्स में अपन इसके सॉल्यूशंस देखते जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करो, आपके हिसाब से सॉल्व करो सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे करना चालू कर दो, ठीक है। जितने भी होते हैं, जो नहीं होंगे वो बाद में हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, जो नहीं होंगे वो बाद में कर देंगे। बट अच्छा है, मतलब मुझे तो मॉडर्न फिजिक्स का एचसी वर्मा सारे चैप्टर्स अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस है, मतलब एडवांस के क्वेश्चंस एडवांस इनफ हो जाता है इसमें, ठीक है। चलो बाय गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, एंड अगले लेक्चर में अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा देख लेंगे। यस, यू कैन यूज कैलकुलेटर्स, तो चाहिए, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाय गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भी भेजो जरा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भी भेज दो जरा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भी भेज दो। इसमें एक टर्म रहना भूल गया, सिर्फ अपन क्वांटम इफिशिएंसी नहीं लिखा मैंने, बाकी सारे टर्म्स तो है ही, ठीक है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं, बाय गाइस।